बड़ा ही खामोश सा अंदाज है तुम्हारा, समझ नहीं आती फिदा हो जाऊं या फना हो जाऊं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में हुस्ना हुसैन का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल उसरी युसरा। आज इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड पेश की जा रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। हमेशा की तरह गाइस, नॉवल स्टार्ट करने से पहले आपसे हम्बली रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। चलें स्टार्ट करते हैं हुस्ना हुसैन का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल उसरी युसरा, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। जब्त जितना और जिस कदर था उसकी हद खत्म हो गई। असाब शल और हवास मफलूज हो गए। गुस्से और इंतकाम की आग में जलते उसने सब तहस नहस करने का इरादा कर लिया। जिस तबाही को वो सिर्फ अपनी सोच तक महदूद रखता था, उस तबाही को हकीकत में लाने का फैसला कर लिया। आजम शिराजी को आरजू से खतरा था। वो उसे उसकी पहुंच से दूर रखे हुए थे। उसने सोच लिया वो उनसे मिलकर रहेगा, हर सूरत हर हाल में। एक जिद सी हो गई कि अब उसे हर वो काम करना है जिससे वो रोका गया है, हर वो हद क्रॉस करती है जिसका पाबंद किया गया है। शाम 6 बजे की ट्रेन पकड़कर वो एडनबर्ग रवाना हो गया था। उसके पास एक मुकम्मल एड्रेस था, चैरिटी फैशन वीक का शेड्यूल भी, जिसमें आरजू जहांगीर अगले हफ्ते शिरकत करने वाली थी। वो एक सेलिब्रिटी थी। उसकी हर खबर फैशन मैगजीन और अखबारात की जीनत बनती थी। आजकल वो अपने शोहर के साथ एडनबर्ग में मुकीम थी। उसे जहां जाना पड़ेगा वो जाएगा, जिससे बात करना पड़ी वो करेगा। उसने सोचा वो जंगल में आग की तरह ये खबर हर जगह फैला देगा कि वो आरजू जहांगीर और हारून शिराजी का बेटा है। वो अपने अंदर जलते हुए इस अलाव में हर एक को गिराने वाला था। सब राख होंगे, सब बर्बाद होंगे। स्याह जीन्स पर आसमानी रंग का स्वेटर, उस पर स्याह रंग का कोट, जेब तन किए वो रेलगाड़ी में खिड़की के साथ सर टकाए तारीकी में रोशन लकीरों को देखता जा रहा था। उसने घर छोड़ दिया था। ये पहला मरहला था, पहली कोशिश थी, पहला कदम था। आगे सब तारीक और अंधनाक था। उसका दिमाग खाली हो रहा था। उसे अपने फैसले की भी ठीक से समझ नहीं आ रही थी। वो क्या चाह रहा है उसकी भी नहीं। मुझे पता था मैं एक सांप को दूध पिला रहा हूँ। मुझे पता था तुम एक दिन जरूर अपनी असलियत दिखाओगे। उनकी नफरत की तपश वजूद को झुलसाने लगी। वजूद अंगारों के मानिद सुलगने लगा। एक आखिरी कोशिश। वहशतनाक ख्यालात के हिजूम में बेबस होते हुए उसने अपना सर थाम लिया। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। भूख का एहसास फिर भी नहीं हो रहा था। अजलत में घर छोड़ा था। पैसे वो साथ नहीं लाया था। जाने का किराया था, वापसी के लिए कोई रकम ना थी। शायद उसे आना भी ना पड़े। उसने सोचा और सोचकर आंखें बंद कर ली। लम्हों को गिनते, सानियों में उलझते, कभी खिड़की से बाहर और कभी अंदर देखते, उसने सारी रात आंखों में गुजार दी। शाम 12 बजे वो एडनबर्ग पहुंच गया। वहां से मतलूबा एड्रेस तक उसे पैदल चलकर जाना पड़ा। वो फोन पर अपने यूनिफेलो से मुसलसल राब्ते में था, जिसने अपने कजन की मदद से उसे तमाम मालूमात पहुंचाई थी। मुझे नहीं लगता वो तुम्हें अंदर जाने देंगे। बहुत सख्त सिक्योरिटी होगी। प्रेस को भी जाने की इजाजत नहीं। उसे आखिरी मैसेज मौसूल हुआ, जिसे पढ़कर उसने मोबाइल जेब में डाल लिया था। रात की तारीकी में आरजू जहांगीर का शीशों से बना आलीशान घर रोशनियों में नहाया हुआ नजर आ रहा था। लेट नाइट पार्टी चल रही थी। वो आहनी ग्रिल्स से अंदर का मंजर बआसानी देख सकता था। कई मशहूर और कारोबारी शख्सियात को मद्दू किया गया था। मुख्तलिफ कौमियत के लोग उसे नजर आ रहे थे। सरसब्ज लॉन में कुर्सियों और मेजों के इतराफ में मुलाजम ट्रे उठाए मशरूब पेश करते घूम रहे थे। दूर कहीं पियानो बज रहा था। बहुत से लोग अभी भी आ रहे थे। उनके लिए दरवाजे खोलकर उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा था।
वो जहां था वहीं खड़ा था। बैरूनी गेट तक जाने की, अपना तारुफ करवाने और आरजू जहांगीर का नाम लेने की उसमें हिम्मत नहीं रही थी। उसे एकदम से एहसास हुआ किसी और से पहले उसने खुद को ही मुसीबत से दोचार कर लिया है। वो सड़क के उस पार खड़ा था, हिम्मत मुजतमा करते आगे बढ़ा। एक तरफ आजम शेराजी थे, दूसरी तरफ आरजू जहांगीर थी। उसे अब इन दोनों को ही तबाह करना था। आरजू जहांगीर का शोहर फारूक हबीब गालिबन वही आजम शेराजी के कारोबारी हरीफ थे। एक ऊंची पहुंच और असरे रसूख रखने वाले इंसान तक ये बात पहुंचाकर उनकी जिंदगी में भूचाल ला सकता है। कदर कोशिश से वो गेट तक पहुंच गया। उसके पास दावतनामा नहीं था। गार्ड्स किसी सूरत उसे अंदर जाने नहीं दे सकते थे। बाकी सिर्फ एक तारुफ ही बचता था और इस तारुफ को अपने लबों पर लाते उसका दिल कटने लगा था, जब्त मिटने लगा था। वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है? मैं आरजू जहांगीर से मिलने आया हूँ। अपने आप से लड़ते सर उठा कर देखा। गालिबन उसे उसका कोई मुद्दा समझकर हटाने की सही की जाने लगी। मैं उसका बेटा हूँ, मुझे उससे बात करनी है, अपना आप छुड़ाते हुए चीख कर कहा। तो वो दोनों कुछ बेयकीनी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। उसने बात ही कुछ ऐसी कर दी थी। सियाफाम शख्स ने दूसरे को इशारा किया तो वो अंदर चला गया, जबकि दूसरा शख्स उसे वहां पर रोके खड़ा रहा। 10 से 15 मिनट के बाद दूसरा आदमी वापस आया। सॉरी, वो इस वक्त मसरूफ हैं, किसी से नहीं मिल सकती, जवाब दिया गया। वो किसी नहीं, उनका बेटा था। आवाज बाजगश्त बनकर उसके अंदर गूंजी। छन्नाके से अंदर कुछ टूटा। आरजू जहांगीर से उसे कोई उम्मीद खुशगुमानी ना थी, फिर भी दुख पहुंचा। आंखों में नमी के साथ ही एकदम से सुर्खी फैली। पिछले कुछ महीनों से आरजू हारून से मिलने की कोशिश कर रही है। तुम्हारा क्या ख्याल है, किस लिए? उसे अब क्या चाहिए? उसने बामुश्किल सांस लेते हाथ उठाया और रुक गया। मुझसे मिलने आएगी तो मैं तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट उसे दिखा दूंगा। कब्र पर जाना चाहेगी तो वो भी तैयार है। गहरी सांस लेकर वो पीछे हटा, दाएं जानिब कदम उठाता गया, दूर होता गया। तुम्हारा क्या ख्याल है, उसने हारून से तलाक लेने के लिए मुझसे कितने पैसे लिए होंगे? वो यहाँ करने क्या आया है? अपने अंदर के शोर से जिच होकर तंग आकर खुद को झंझोर डाला। आरजू जहांगीर, आजम शेराजी, जब्त से सुर्ख पड़ता चेहरा, इश्तियाल में आता वजूद। तुमने उसके बेटे को देखा है? किसके बेटे को? आरजू जहांगीर के बेटे को। कदमों की हरकत थम गई, झटके से रुक गया। गर्दन मोड़ कर देखा, गाड़ी पार्क करके 2 लड़कियां बाहर निकली थी। दोनों का रुख सामने बैरूनी गेट की तरफ था। मैंने सुना था बेटा पैदा हुआ है। आरजू जहांगीर इस बारे में कोई बात नहीं करती, मीडिया पर भी नहीं, नाम भी नहीं बताया, खैर खबर भी नहीं दी। सुना है उसके शोहर को ये सब पसंद नहीं, इसलिए वो अपनी प्राइवेट लाइफ बिल्कुल प्राइवेट रखना चाहती है। तुमने उसके बेटे को कहाँ देखा? आवाजें मध्यम हो गई। उसका जहन माउफ था, आंखों में बेयकीनी ठहरी थी। अंगारों जैसी तपश वजूद में उतरने लगी थी। अकब में स्याह गाड़ी के ब्रेक एकदम से चिड़चिड़ाए। ड्राइविंग सीट पर राहिम बैठा था। पैसेंजर सीट से हैदर बाहर निकला। 2 साथी और भी थे, आजम शेराजी के कारिंदे, जिन्हें कब्र तक पीछा करने का हुक्म था। उसका गुस्सा एकदम से ऊद कर आया। लेट गो ऑफ मी, मुझे छोड़ दो। उसे जबरदस्ती खींच खांच कर उसकी हद दर्जा मज़ाहमत और एहतजाज को किसी सूरत खाते में ना लाते अपने साथ ले गए थे। वो गाड़ी में अकबी नशिस्त पर 2 मस्टिंडों के दरमियान फंसा बैठा था। सीने पर बाजू बंधे हुए थे, आंखें इश्तियाल से सुर्ख हो रही थी, नाक से खून बह रहा था, जिसे आस्तीन से उसने एक बार फिर साफ किया था। राहिम गुनगुनाते हुए ड्राइविंग कर रहा था, जबकि हैदर अपने छोटे साहिब के मुंह पर एक कदर घूंसा रसीद करने पर बहुत बुरी तरह से पछता रहा था। माजरत भी कर रहा था, परेशान भी हो रहा था। जिस तरह उसने हमें ख्वार किया है, इस हिसाब से ही टोटली डिजर्व इट। स्टीयरिंग व्हील पर गिरफ्त जमाए राहिम ने उसे तसल्ली देना चाहिए। डोंट वरी, आजम साहिब कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा था लड़के को खराश भी नहीं आनी चाहिए।
आवाज को पस्त करके उसने राहिम को बताया, खराश तो वाकई ही नहीं आई। बैक व्यू मिरर से फारिस को देखते वो महफूज हुआ। ही इज टोटली फाइन। हैदर मशीन और रोबोटिक साख गार्ड था। उसके तासुरात हमेशा एक से रहते थे, मगर पहली बार उसके तासुरात में बेइंतहा फिक्र नजर आ रही थी। उसने बॉक्स से कई टिश्यू निकालकर फारिस की तरफ बढ़ाए थे, जिसका खून अभी तक नहीं रुका था। आप ठीक हैं? भारी आवाज के साथ पूछा। अपनी शक्ल गुम करो। टिश्यू झपट कर वो घर आया। पुश्तगाह के साथ कमर टकाते हुए गर्दन को ऊपर करके टिश्यू नाक पर रखा। उसके पहलू में जो 2 गार्ड बैठे थे, उन्होंने हनूज उसके बाजुओं पर गिरफ्त जमा रखी थी। राहिम का हुक्म था। उसे अंदाजा था कि जरा सी आजादी मिली तो वो सबसे पहले उस पर झपटेगा। गाड़ी कंट्रोल से बाहर हुई तो सब के सब एक्सीडेंट में मारे जाएंगे। अब उसे परवाह नहीं थी तो क्या हुआ, बाकी सब तो जिंदा ही रहना चाहते थे। एडिनबर्ग से लंदन तक 7 घंटों का सफर था। राहिम और हैदर बारी बारी गाड़ी ड्राइव करते रहे। सुबह के 7 बजे वो लंदन पहुंचे थे। बगोनिया जाने की बजाय उसे किसी और जगह ले गए। एक लंबी इमारत, गालबन कोई 13वीं मंजिल थी। तारीकियों में घिरा हुआ एक पूरा अपार्टमेंट था। उन्होंने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। आजम शेराजी को इतला पहुंचा दी। उसे ले आए थे। वो मौके पर पहुंच गए थे। बचत हो गई थी। उसकी मुलाकात आरजू जहांगीर या उसके शोहर में से किसी के साथ भी नहीं हो सकी थी। राहिम बाहर खड़ा फोन पर बात कर रहा था और अंदर वो फर्श पर 2 जानों बैठा था, घुटनों पर बाजू रखे, कमरे की खामोशी में अपने अंदर के वहशतनाक शोर को सुनता हुआ, कटता हुआ। फारिस वजदान ने घर छोड़ दिया था। उसने आरजू जहांगीर से मिलने की कोशिश की थी। आजम शेराजी ने जमीला दाऊद को बताया तो वो सदमे से अपनी जगह बैठी रह गई। समात पर यकीन नहीं आया था। फारिस ऐसा कैसे कर सकता था? वो आरजू जहांगीर से मुतल्लक उसके एहसासात से वाकिफ थी, उसकी नफरत से, अजियत से और इंतकामी जज्बात से भी। फारिस ऐसा नहीं कर सकता। उनके लब हिले, मगर वो ऐसा कर चुका था। उन्होंने तफसीलात से आगाह किया तो वो कुछ देर तक बोल ना सकी। परेशानी मजीद बढ़ गई। उन्होंने उसे कहीं कैद कर रखा था। इस ख्याल से दिल को तकलीफ होने लगी। बच्चा है बाबा, ना समझ है, माफ कर दें उसे, नजरअंदाज कर दें। उसके लिए हद दर्जा फिक्रमंद और परेशान नजर आ रही थी। आजम शेराजी ने मुड़कर अपनी बहू को देखा। अरसा हुआ उन्होंने अब हैरान होना छोड़ दिया था, ये जानते हुए भी कि उसकी वजह से अलीजे और हमाद का रिश्ता खत्म हुआ। दानिस्ता रुक कर गहरी निगाहों से उन्हें देखने लगे। खुद हकीकत से वाकिफ थे, मगर जमीला दाऊद अभी भी अंधेरे में थी। ऐसे ही बस उन्हें जांचना चाह रहे थे। कैसी मोहब्बत थी उनकी। हमाद और फारिस में कोई फर्क नहीं करती थी। मैं अभी तक इस मामले को समझ नहीं पाई तो क्या कह सकती हूँ, लेकिन ये बात कन्फर्म है, फारिस ऐसा नहीं है बाबा। वो तो बिला वजह किसी से बात तक नहीं करता। अफेयर चलाना तो दूर की बात है। मुद्दलल अंदाज अपनाते हुए उन्हें कायल करने की कोशिश की। आप प्लीज एक बार खुद उससे बात कर लें, उसकी सुन लें। मुझे यकीन है असल बात कुछ और होगी। वो गहरी सांस लेकर पुश्त पर हाथ बांधे खिड़की से बाहर देखने लगे। तारीकी में दूर कहीं बत्तियां जलती हुई नजर आ रही थी। शीशे पर फैलते बारिश के कतरों में उनका अक्स झलक रहा था। जानती हो वो आरजू के पास किस लिए गया था? जमीला दाऊद के आंग आंग से बेचैनी और इस्तराब नुमाया होने लगा। वो बात कर रहे थे तो लहजे में अजीब सी चुभन थी, अजियत भरी चुभन। अपनी माँ की तरह हमारी कमजोरी का फायदा उठाना चाह रहा था वो। इससे अंदाजा लगा लो तुम, वो हमारे लिए कितना खतरनाक होता जा रहा है। वो इंतहाई संजीदगी से बहुत गहरी बात कह गए थे। वो गुस्से में आ गया होगा, दुखी हो जाए तो बहुत जज्बाती हो जाता है। आप प्लीज माफ कर दें उसे। हो सकता है वो बस मिलने गया हो माँ से, उसकी इसलिए सोचा हो कि शायद वो तज़बज़ब का शिकार हुई, रुक गई कि शायद
उन्होंने गर्दन मोड़कर सवाल किया। वो खामोश हो गई। जिस औरत ने माँ होते हुए उसे छोड़ दिया था, उसके पास कम अज कम पनाह के लिए नहीं जा सकता था। तुम अभी भी उसकी तरफदारी कर रही हो? उनके लबों पर मुबहम सी मुस्कुराहट उभरी। जमीला ने माजरत ख्वाना अंदाज में सर झुका लिया। वो रुख मोड़कर खिड़की से बाहर देखने लगे। फारिस के साथ अब क्या करना है, इसका फैसला हम लंदन जाकर करेंगे। चंद लम्हों के तौक़ुफ़ के बाद उन्होंने कहा। जमीला दाऊद के दिल को धड़का सा लग गया। अपने ससुर की सजाओं और सख्तियों से वाकिफ थी वो। जाने अब वो फारिस के साथ क्या करने वाले थे। हो सकता है हमें हारून को भी बुलाना पड़े, उन्होंने कुछ सोचकर मजीद कहा। उनकी आखिरी जुमला ने जमीला दाऊद को सख्ते में डाल दिया। ऐसा पहली बार हुआ था कि फारिस के किसी मामले में वो हारून का जिक्र कर रहे थे। क्या कोई हतमी फैसला मुतवक्का है? उनका दिल शिद्दत से धड़क उठा था। राइटिंग टेबल पर हमाद बेहद खामोश बैठा था। हाथ में कलम था, खाली सफ़ा खुला पड़ा था। टक टक की आवाज गूंज रही थी। निगाहें किसी गैर मरई नुक्ते पर ठहरी थी। लब सख्ती से भींचे हुए थे। उसने कुछ सोचते, तसव्वुर करते कलम को इस सख्ती से भींचा था कि खटाक की आवाज के साथ वो दो हिस्से में हो गया था। निगाहें इस तस्वीर पर ठहर गई थी जो सामने ही स्टैंड पर रखी थी। वो और अलीज़े शेराजी। मंजर वाज़िया था, मुस्कुराहट असली थी, जज्बात हकीकी थे। अलीज़े शेराजी के साथ उसके रिश्ते की बात खत्म हो चुकी थी। आजम शेराजी ने आज सुबह उसे आगाह कर दिया था। बेखबर होता तो वजह दरियाफ्त करता, बाखबर था तो चुप रहा। गमो गुस्से को अंदर दबाए आग में सुलगता हुआ राख होता रहा। निगाहें बार बार अपनी माँ की तरफ उठती रही। उनकी परेशानी उसकी समझ से बाहर होती रही। घर का माहौल अजीब हो चुका था। भरों के दरमियान कोई बात थी जिसे उससे पोशीदा रखा जा रहा था, खसूसन दादा और उसकी मम्मी। दादा अब किसी मसले में उलझे हुए थे। रिश्ते की बात खत्म करके यूं हो गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जो असर उस पर फारिस वजदान की वजह से पड़ रहा था, इससे सब बेखबर नजर आ रहे थे। उसने कलम पटक दिया, बालों में उंगलियां फंसाए कुछ देर तक झुका रहा। इतनी जुर्रत का मुजाहरा करने वाले इस मुलाजिम लड़के को दादा ने किसी सूरत माफ तो नहीं किया होगा, कफालत भी खत्म कर दी होगी। वो सोच रहा था, सोचकर खुद को मुत्तमिन कर रहा था। अपने दादा से वो उसके मुतल्लिक कोई बात नहीं कर सकता था। मंगनी खत्म होने की वजह उसके इल्म में थी। वो इस बात को जाहिर नहीं करना चाहता था। अब वो कमरे में दाएं बाएं टहल रहा था। फारिस वजदान की मोहब्बत का एतराफ करती आवाज बार बार समाज से ठुकराने लगी थी। वजूद शोलों में लिपट रहा था। चेहरे पर गैस ठहर गया। ये दुख, ये सदमा बर्दाश्त से बाहर होने लगा। ये तौहीन हवासों पर भारी होने लगी। अलीज़े को उसने अभी तक फोन नहीं किया था। सवाल, शिकवा या कोई शिकायत नहीं की थी। जवाब उसने भी राब्ता रखने की कोशिश नहीं की थी। अपने कजन से इल्म हुआ था वो पाकिस्तान जा चुकी थी। बताना भी जरूरी नहीं समझा था। उनकी मोहब्बत भरी दोस्ती ऐसे और इस तरह खत्म होगी, इसका तो गुमान भी नहीं किया था। उसकी आंखों में फारिस वजदान का चेहरा ठहर गया। वो मुलाजिम लड़का उसके हवासों पर पूरी तरह से सवार होने लगा। इतनी मरात और अनायतों की वजह समझ से बाहर हो गई। वो लड़का लंदन में क्यों था और उसकी मुलाकात अलीज़े शेराजी से कैसे हो गई थी? क्या वजह थी कि उसे इतनी अहमियत दी गई थी? वो इन्हीं सोचों में घिरा हुआ था जब दस्तक देकर जमीला अंदर आ गई थी। अलीज़े के हवाले से वो डिस्टर्ब ना हो, वो उससे इस बारे में ही बात करने आई थी। मम्मी, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। मम्मी, मैं इसके मुतल्लिक कोई बात नहीं करना चाहता। उसने वाज़िया लफ्जों में मना कर दिया। वो हैरान हुई कि उसने रिश्ता खत्म होने पर ताहाल कोई एतराज नहीं उठाया था, ना ही वजह दरियाफ्त करने की कोशिश की थी। हालांकि वो ऐसी फितरत का नहीं था। अलीज़े उसकी पसंद थी। इस रिश्ते में 100% उसकी मर्जी शामिल थी। मगर अब वो यूं हो गया था जैसे ये रिश्ता उससे गैर मुतल्लिक हो, इसमें उसकी कोई दिलचस्पी ना हो। वो कुछ देर तक उसके पास बैठी रही, फिर उठकर चली गई।
वो एक बार फिर खिड़कियों में जा खड़ा हुआ था। ज़हन मुख्तलिफ सोचों की आमाज का बना हुआ था। आंखों में शोले नजर आ रहे थे। वो गुज़श्ता 3 दिनों से इस कमरे में बंद था। वक्फे वक्फे से हैदर और राहिम उसे मिलने आते रहे। बार बार उसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, समझाने की भी, मगर वो कुछ भी सुनने को तैयार ना था। गॉड, तुम ऐसे तो नहीं थे। राहिम को हैरत हो रही थी। उसका एकदम से इश्तियाल में आ जाना और इस तरह से रिएक्ट करना उसकी समझ से बाहर था। उसके लिए फारिस की सिचुएशन नहीं थी, मगर हैदर उसे काफी अरसे से जानता था। उसकी परेशानी बता रही थी कि इस तरह इश्तियाल में वो पहले कभी नहीं आया था। क्या ये थप्पड़ ही है जिसका उसकी जात पर इतना असर पड़ गया, या फिर इल्जाम ऐसा है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब की बार जब आया तो कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गया था। तुम वहां क्यों गए थे? वो आरज़ू जहांगीर से मिलने गया था। ये बात उसे बहुत हैरान कर रही थी। जैसे कि तुम नहीं जानते, फार खाने वाला अंदाज था। सच में? I mean, तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई इस मॉडल से मिलने को? मानना कि वो बहुत खूबसूरत है और उसका तो हर कोई मद्दाह। मुंह बंद रखो अपना। वो एकदम से भड़क उठा था। राहिम बेबसी से उसे देख कर रह गया। अगर तुम इस तरह रिएक्ट करोगे तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। वो बेड पर बैठा था, भुवें सुकड़ी हुई थी। खूबसूरत चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। सामने ट्रे में खाना पड़ा था। उसने अभी तक कुछ नहीं खाया था। मेरी हेल्प और तुम करोगे? उसकी आंखें सुलग उठी, लहजा तलख हो गया। मेरे सामने बनते हो ताकि मैं तुम पर भरोसा करूं। मुझे तुम्हारी सब चालों का इल्म है। ऐसे ही तो आजम शेराजी तुम्हें इतना पैसा नहीं देते। राहिम गहरी सांस लेकर सीधा हो बैठा। सच में बहुत सी बातें मेरे इल्म में नहीं हैं। उसी लम्हे दरवाजा खोलकर हैदर अंदर दाखिल हुआ। तो मेरा सर क्यों खा रहे हो? हैदर से पूछ लो, ये बता देगा तुम्हारे आजम साहिब इस तरह मुझे जंजीरों में जकड़ कर क्यों रखना चाहते हैं। राहिम ने एकदम से चौंक कर हैदर को देखा था। खनकार कर गला साफ करते उसने पुश्त पर हाथ बांध लिए। ये जंजीरें वंजीरें कहाँ से आ गई? कौन कैद है भाई? राहिम ने होंकपन की इंतहा कर दी। फारिस रुख बदल गया। उनसे मजीद कोई बात नहीं करना चाहता था। राहिम कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर नए सिरे से बात शुरू की। फारिस, समझने की कोशिश करो, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी यार, एंड इट्स ऑल ओवर नाउ। इशारा अलीजे वाली बात की तरफ था। छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी? फारिस ने अचंभे से उसे देखा। इसी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए घर में कैमरे लगा रखे थे तुमने? लहजे में दबा दबा सा गुस्सा था। आंखों से नागवारी झलक रही थी। राहिम ने चौंक कर उसे देखा। उसके गुस्से और नाराजगी की वजह जैसे अब समझ में आई थी। वो मैंने इस वजह से नहीं लगाए थे। उसने फौरन वजाहत दी। तुम आजम शेराजी के लिए काम करते हो। डोंट एक्ट लाइक यू केयर फॉर मी। वो फट पड़ा था। तुम हैदर आगा अली, तुम सब मुझे कंट्रोल करने के लिए हो, मुझ पर नजर रखने के लिए, मेरी हर बात आजम शेराजी को बताने के लिए हो। फॉर गॉड सेक फारिस, क्या हो गया है तुम्हें? उसके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो बोल पड़ा। वो कैमरे मैंने तुम्हारी वजह से नहीं लगाए थे। मेरे अपने कुछ इश्यूज हैं। मैं जहां भी रहूं मुझे एहतियात करनी पड़ती है। दैट्स माई वे टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। ये अपनी हिफाजत का मेरा अपना तरीका है। फारिस की पेशानी की रगें उबर कर नुमाया हो रही थी। आंखों में आग भड़क रही थी। राहिम संजीदगी से उसे देख रहा था। वो जितना अरसा उसके साथ रहा, कभी भी इस कदर इश्तियाल में नहीं आया था। जब तक कोई उसे तंग ना करे वो मुतहम्मिल रहता था। उसके असाब कंट्रोल में होते थे। वो इस तरह आपे से बाहर कभी नहीं हुआ था। आजम शेराजी का थप्पड़, इल्जाम, या फिर इस कदर घटिया लफ्जों में माँ का हवाला, क्या बात थी जिसने उसे झुलसती हुई आग में ला खड़ा किया था? असाब पर ऐसा वार किया। वो संभल नहीं पा रहा था। वो उसके दुख का अंदाजा करना चाह रहा था। वो उसके कुर्ब को समझना चाह रहा था, मगर फारिस के लहजे और अंदाज में अब दुख नहीं था, सिर्फ गुस्सा था। राहिम ने गहरी सांस लेकर अपने बालों में हाथ फेरा।
उसे भी एहसास था उसके साथ गलत हुआ है। बात छोटी नहीं थी। कुछ सोचे समझे बगैर उन्होंने जिस तरह हाथ उठाया था और अब हकीकत मालूम हो जाने के बावजूद भी उसे मिलने नहीं आए थे। समझ में नहीं आ रहा था अब इन्हें क्या करना चाहिए। हैदर आजम शेराजी के साथ मुसलसल राब्ते में था। वो किसी कारोबारी दौरे पर थे। तफसील से कोई बात नहीं हो रही थी। अपनी तरफ से वो दोनों बात करने और उसे समझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इंतजार में थे कि कब वो ठंडा हो ताकि उसे नॉर्मल जिंदगी की तरफ लाया जा सके। मगर उसका गुस्सा था कि किसी सूरत कम ही नहीं हो रहा था। मुझे तुम दोनों ने यहाँ से ना जाने दिया तो मैं सच में कुछ कर बैठूंगा। अब वो उन्हें तरह तरह की धमकियां दे रहा था, आग लगाने की, सब बर्बाद करने और अपनी जान लेने की भी। उसकी हर एक बात उसके अंदरूनी खलफशार का पता दे रही थी। वो दिमाग से नहीं सोच रहा था और दिल पर तो जैसे बर्फ जम गई थी। खौफ भी कहीं था नहीं, एहसास भी नहीं। लड़का जो नाप तोल कर बात करता था, जिसकी आवाज बुलंद नहीं होती थी, जिसके लफ्जों में सख्ती नहीं झलकती थी, वो अब एकदम से उसके साथ भी नफरत अमेज लहजे में पेश आने लगा था। मैं तुम्हें बता चुका हूँ, अलीजे का मामला एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तुम्हारी बेगुनाही भी साबित हो गई। क्यों तुम इस बात को जाने नहीं दे रहे? राहिम झंझलाई हुई बेजार आवाज में बोला था। वो और हैदर अच्छे खासे थके हुए नजर आ रहे थे। मिसअंडरस्टैंडिंग? वो तल्खी से हंसा था। ये कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग है जिस पर कोई माजरत ही नहीं की गई? हैदर ने बेइख्तियार राहिम को देखा था। वो स्टूल पर बैठा उसे ही देख रहा था। वो यहाँ नहीं है, अमेरिका में है। यहाँ होते तो जरूर तुमसे मिलते। मैंने मुलाकात की नहीं, माजरत की बात की है। दांत पीस कर गराया। हम उन तक तुम्हारा पैगाम पहुंचा देते हैं, वो माजरत भी कर लेंगे। दोनों ने नजरों ही नजरों में कुछ तय करके पत्ता फेंका कि वो जरा मध्यम हो और अपनी अकल का इस्तेमाल करे, ठंडे दिमाग से कुछ सोचे। तुम लोग उन्हें ये हुक्म दोगे? उसने तमस्खर उड़ाया। उसे अच्छी तरह से अंदाजा था ऐसी कोई भी बात वो आजम शेराजी से करने की हिम्मत नहीं रखते। मशवरा देंगे, हैदर ने जब्त करके कहा। इस पोजीशन में हो कि मशवरा दे सको? तुम इस पोजीशन में हो कि इस तरह के मुतालबे कर सको? राहिम ने फार खाने वाले लहजे में कहा। फारिस अपनी जगह थम गया। इतनी सी बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही जो हम तुम्हें कई दिनों से समझाना चाह रहे हैं? और तुम हो के? हैदर ने हाथ के इशारे से उसे मजीद कुछ कहने से बाज रखा। वो अपने गुस्से पर काबू पाते चुप हो गया। कुछ देर बाद कुर्सी घसीट कर बेड के करीब हुआ जहां वो टांगे लटकाए बैठा था। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों तुम इस तरह खुद को टॉर्चर कर रहे हो? तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। उसका सर झुका रहा। कर सकता हूँ, आजमा कर देखो। उसने आहिस्तगी से सर उठाया। आंखें जब्त से सुर्ख पड़ रही थी। मेरे माँ बाप ने मिलकर मुझे जान से मार दिया और मेरा सगा दादा मुझे दफन करने की बजाय मेरी लाश को यहाँ वहाँ घसीटे जा रहा है। अब मदद करो मेरी। कर सकते हो तुम? चीख कर उसने जिस लहजे और अंदाज में कहा, राहिम अफा कुछ सदमे से गूंग अपनी जगह बैठा रह गया। उसका डर खत्म हो चुका था। अब वो दुनिया के एक एक फर्द को ये बता सकता था कि वो कौन था, वो क्या हो गया था। अपने साहिब से कहो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं उसका सांस भारी हो रहा था। कल हर हाल में, वरना उसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। उसके लहजे में ऐसी काट थी कि एक लम्हे को तो वो भी उसे कुछ कह नहीं सके थे। खिड़कियों से बाहर लंदन का आसमान बहुत तारीक हो रहा था। नीचे नाइट लाइफ मुकम्मल बेदार थी। रोशनियों में नहाया हुआ शहर जिंदगी के शोर में कहीं गुम हो रहा था। आजम शेराजी को उसका पैगाम पहुंचा दिया गया था। वो शाम की फ्लाइट से लंदन आ गए थे, मगर वो उससे 2 दिन बाद ही मिलने आए थे। शाम के 9 बजे, इस वक्त जब वो बिस्तर पर चित लेटा छत को घूर रहा था, हैदर ने इतला पहुंचाई तो वो उठकर बाहर आ गया। सामने ही नैलगू सी रोशनी में वो लाउंज के सोफे पर बैठे दिखाई दिए। स्याह 3 पीस सूट में मलबूस थे। बूढ़े बाल जल से जमे हुए थे। आंखों पर नफीस ग्लासेस थे।
उनकी तराशीदा सी सफेद दाढ़ी के साथ चेहरे के करख्त तासुरात नुमाया हो रहे थे। गार्ड्स उनके पास ही खड़े थे। राहिम अलबत्ता वहां नहीं था। गालबन उसे इस प्राइवेट गुफ्तगू में शरीक होने की इजाजत नहीं थी, मगर उसे यकीन था उसने शरीक होने के लिए कोई ना कोई हल ढूंढ लिया होगा। हैदर ने इशारा दिया तो गार्ड्स बाहर चले गए। दरवाजा बंद हुआ तो वो आहिस्तगी से कदम उठाता उनके सामने सोफे पर बैठ गया। हमेशा की तरह पेशानी पर बिखरे बाल आज ऊपर को उठे हुए थे। उसकी कुशादा पेशानी पर अमूदी लकीरें नुमाया हो रही थी। आंखों में गुस्सा और सर्द मोहरी सी थी। लब सख्ती से भींचे हुए थे। हैदर सर झुकाए और हाथ बांधे उनके सोफे के अकब में खड़ा था। हमें बताया गया है कि तुम हमसे मिलना चाहते हो। कलाई मोड़कर वक्त देखते उन्होंने गुफ्तगू का आगाज किया। आवाज भारी बारोब सी थी। आंखों का तासुर सख्ती लिए हुए था। चेहरे के तासुरात में एक सर्द मोहरी सी नजर आ रही थी। कहो, हम सुन रहे हैं। हुक्म दिया गया, मगर वो चुप रहा। जूते की नोक से कालीन के रेशों को छेड़ता रहा। वो उसे देखते रहे। तो अपनी माँ से मिलने गए थे तुम? वो कुछ न बोला तो उन्होंने बात शुरू की। उनके लहजे से वाज़िया था कि उन्हें उसकी इस हरकत पर कितना गुस्सा है। माँ से नहीं, आपके हरीफ से मिलने गया था। आजम शिराजी की आंखें और वो उसके जवाब पर थमे थे। आपने कहा था वो मुझे ढूंढ रही है, यही कंफर्म करने गया था। सर झुका रहा, दाहिना कदम मुतहरिक रहा। उसकी शर्ट के ऊपरी बटन खुले हुए थे। गर्दन से नीचे मंद मिल सी लकीर नजर आ रही थी। वो अब अपने दादा की आंखों में देख रहा था। बात माँ की हो रही थी। लहजा और जुमले किसी भी अदबी तकाजे से बालातर थे। उसका शोहर मिल जाता तो बता देता मैं कौन हूँ। वो मिल जाती तो उसे भी याद दिला देता। उसका लहजा सख्त और इरादे वाज़िया थे। वो कंपोज होकर बात कर रहा था। आजम शिराजी उसकी आंखों में आग देख सकते थे। 4 साल पहले उन्होंने उसे जो बात बताई थी वो उसे हथियार के तौर पर अब इस्तेमाल कर रहा था, जैसे उनकी कोई कमजोरी हाथ आ गई हो। हमें अंदाजा था तुम हमारे लिए मसाइल पैदा कर सकते हो। उन्हें इसकी हरकत पर कोई हैरानगी नहीं थी। एक इम्तिहान उन्होंने लिया था और नतीजा उनकी सोच के ऐन मुताबिक निकला था। बताओ क्या मुतालबे हैं तुम्हारे, आज हम सुन लेते हैं। उन्होंने संजीदगी से हंकारा भरते हुए कहा। उसे तवक्का नहीं थी उसकी बातों के जवाब में वो एक सवाल रख देंगे। मुश्तल होने की बजाय मुतहम्मिल हो जाएंगे। बोलो क्या चाहिए, कोई स्पोर्ट्स कार, घर या कोई ऐसी ख्वाहिश? उन्होंने बात दानिस्ता अधूरी छोड़ दी। जाहिर कर दिया उसे कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी। आजम शिराजी जान गए थे अब वो कंट्रोल से बाहर था। जबरदस्ती करके या दबाव डालकर उसे काबू नहीं किया जा सकता था। उसमें कोई खौफ नहीं बिठाया जा सकता था। फिलहाल वो उसका अंदर जांचना चाहते थे, उसका दिमाग पढ़ना चाहते थे। बाकी बातें बाद की थी। वो किसी भी सूरत उसे अपने खानदान के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दे सकते थे। वो कुछ देर तक चुप रहा, फिर आगे होकर बैठा। बात दादा से नहीं, अब आजम शिराजी से हो रही थी। मुझे मेरा नाम चाहिए, मुकम्मल नाम, बाप और खानदान का नाम। उसने जुर्रत का मुतालबा करते हुए मुतालबा रख दिया। बात ख्वाहिश की थी तो ख्वाहिश बस यही थी। हैदर ने कुछ हैरानगी से उसे देखा। उसे आजम शिराजी के अल्फाज बहुत अच्छी तरह से याद थे। जिस दिन वो हद से निकलेगा उसे शूट कर देंगे। अब वो सामने था तो ऐसी तलब रख रहा था जिसके लिए इतने सालों तक उसके अंदर संगीन नताइज का खौफ बिठाया जाता रहा था। वरना? उन्होंने सवालिया नजर उठाई। उनकी निगाहें उसे जांच रही थी। वो भी उन्हीं का पोता था। सियाह तारीख हुआ बैठा था, गैर वाजिया, मुबहम, धुंधला। मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, इसका अंदाजा आपको बाखूबी हो चुका होगा। आजम शिराजी ने बामुश्किल खुद पर जब्त के पहरे बैठाए थे। आज तक किसी ने इस लहजे और अंदाज में उनसे बात करने की जुर्रत नहीं की थी। खजा के धमकी देना। आरजू जहांगीर एक सेलिब्रिटी है। आपका खानदान भी कम मशहूर नहीं। जहां भी जबान खोलूंगा बात जंगल में आग की तरह फैलेगी। छोटे साहिब आप नहीं बचेंगे, हैदर ने सोचा।
पहले थोड़ी बहुत उम्मीद थी सब ठीक होगा, अब यकीन हो गया सब खत्म हो जाएगा। उसकी नौबत नहीं आएगी, चाहें तो हम यही तुम्हारी जान ले सकते हैं, वो पुरसुकून लहजे में गोया हुए। तो ले लीजिए, मैं अपने इरादों से बाज आने वाला नहीं हूँ। आंखों में आंखें डालकर वाज़िया कर दिया। उसके अंदर अब कोई खौफ नहीं था। आ भी सकते हो हम चाहें तो। उन्होंने साइड टेबल से स्नो ग्लोब को उठाकर हरकत दी। नन्हे नन्हे सफेद जर्रे मुतहरिक होकर चहारसू बिखर गए। मेरी कोई भी कमजोरी आपके हाथ में नहीं है। आजम शेराजी उसकी आंखों में देखते रहे। उसकी जलती आंखों का तासुर पत्थर काट देने वाला था। हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, एक अच्छी जिंदगी दी, इसका तुम हमें ये सिला दे रहे हो, इस तरह धमकियां देकर। स्नो ग्लोब हनूज उनके दाहिने हाथ में मुतहरिक रहा। हैदर ने कुछ नासमझी से अपने साहिब को देखा। वो बहुत तहम्मुल से बात कर रहे थे। उनका लहजा भी कुछ ऐसा सख्त नहीं लग रहा था। तस्दीक कर लें, ये धमकियां नहीं हैं, मैं अपना हक लेने की बात कर रहा हूँ। हक की बात आज कर रहे हो? सादा सा एक चुपता हुआ सवाल था। वो पहले क्यों चुप रहा, अब क्यों बात कर रहा है? इस तरह अचानक क्या बदल गया था? इसलिए कि अलीजे की वजह से हमने तुम पर हाथ उठाया तो तुम्हें लगा अब हक की बात करनी चाहिए? लबों पर मुस्कुराहट लिए सवाल पूछा। इसलिए कि आरज़ू जहांगीर मेरी जिंदगी में नहीं है तो मैं इस औरत के नाम से क्यों पहचाना जा रहा हूँ? आजम शेराजी इस 18 साला लड़के के सामने मुकम्मल लाजवाब हो गए। फ्लोर लैंप की रोशनी हल्के से टिमटमाई। खिड़कियों के उस पार बर्फ के रुई जैसे गाले फिजा में मुंतशर जमीन पर उतरने लगे। खामोशी एकदम से तवील हो गई। सवाल जवाब का सिलसिला रुक गया। आजम शेराजी अब उसे ही देख रहे थे बराहे रास्त उसकी आंखों में, और उसे लगा उसके अंदर उसकी रूह तक उतर गए हैं और उसे पढ़ रहे हैं। उसने नजरें झुका ली, कदमों में देखते फिर से रेशों को छेड़ा। अलीजे हमारी बच्ची है, उसकी इस हरकत पर हम तुमसे माजरत कर लेते हैं। उन्होंने कमाल महारत से मौजू बदला। लहजा सुलह जो था, आवाज में करख्तगी ना थी। आपके थप्पड़ और इल्जाम की माजरत कौन करेगा? उनके लबों पर खफीफ सी मुस्कुराहट उभरी, आंखों में दिलचस्पी का अंसर ठहर गया। क्या माजरत से जिद खत्म हो जाएगी? सादा सा एक सवाल, मगर सदमे की बात थी कि पूछने वाले आजम शेराजी थे। नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। गोया वो इसके लिए इतने अहम ना थे कि उनका एतजार उस पर कुछ असर करता। मुझे अब सिर्फ अपना नाम चाहिए, हम ये नहीं दे सकते। हतमी अटल बात कहते उन्होंने स्नो ग्लोब भी रख दिया। मसनूई फिजा में मुअल्लक मुतहरिक जरे नीचे गिरते साकत होने लगे। तुमने ऐसे मुतालबे की जुर्रत की, हम तुम्हें माफ कर रहे हैं, आइंदा ऐसी गलती मत करना। फारिस वजदान की मुठियां सख्ती से भिंज गई। जिंदगी में पहली बार आजम शेराजी को उसकी आंखों में वो तासुर नजर आया था जो वो अमूमन अपने दुश्मनों की आंखों में देखा करते थे। अब वो मुंतजिर थे, वो क्या कहने वाला था। अपना आप साबित करने और नाम वापस लेने के बहुत से तरीके थे और उन्हें हर हाल में उसे काबू करना था। अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, हम तुम्हें तुम्हारे हिस्से का बिजनेस सेट करके देंगे। हैदर से कह देते हैं तुम्हारे अकाउंट में डबल रकम ट्रांसफर कर दिया करे। उन्होंने कुछ सोचकर मजीद का लालच दिया। वो उसके अंदर उमड़ते सैलाब पर बंद बांध रहे थे। फारिस उन्हें देखता रहा। वो उनसे नाम की बात कर रहा था, वो मराद की बात कर रहे थे। और अगर मैं ना मानूं तो? सोफे के साथ पुश्त टिकाए, सीने पर बाजू बांधे, मुकम्मल एतमाद के साथ उनकी तरफ देखता रहा। हमारे लिए तुम्हें खामोश करवाना कोई मुश्किल काम नहीं। खतरनाक सा इशारा था। जिंदा रहना चाहे तो इस तरह, वरना मौत का रास्ता हरगिज मुश्किल नहीं। बात बहुत तलख और भारी थी। उन्होंने बहुत आम से लहजे में कह दी। उसकी आंखों की सुर्खी में अब नमी उतर आई थी, बहुत हल्की सी, कि मध्यम रोशनियों का अक्स उनसे झिलमिलाने लगा था। मैं एक शर्त पर अपना मुंह बंद रख सकता हूँ, सारी उम्र के लिए। आजम शेराजी ने अब के उसे गौर से देखा था। कहो, हम सुन रहे हैं। ख्याल था वो कोई फरमाइश करने वाला है, किसी कतीर रकम की जायदाद के नाम के अलावा उसका हर मुतालबा मानने के लिए तैयार थे।
अपने बेटे के साथ किया हुआ वादा खत्म करके मुझे आजाद कर दें। लाउंज में एकदम से सन्नाटा फैला था। आजम शेराजी अपनी जगह लम्हे भर के लिए मुंजमद हुए थे। हैदर ने बेख्तियार उसकी तरफ देखा। वो कम गो लड़का उसे मामूल से बहुत मुख्तलिफ लगा, गहरा, पुरइसरार और बेहद बचीता। मैं वादा करता हूँ मरते दम तक आपके खानदान के सामने नहीं आऊंगा, ना कभी नाम का मुतालबा करूंगा, ना जायदाद का। आपको सही मायनों में मारकर दिखा सकता हूँ मैं। उसने सारा मसला ही खत्म कर दिया, बात ही खत्म कर दी। गॉड, ये लड़का। लिस्निंग बग के जरिए उनकी गुफ्तगू सुनते राहिम आफाक ने शिशद्दर होकर सर उठाया था। वो गाड़ी में बैठा था, कानों में ईयरफोन्स लगा रखे थे। उसके इतराफ में बर्फ की धुंध हर सू फैलती जा रही थी। शर्त सिर्फ इतनी है कि कोई मुझे कंट्रोल नहीं करेगा, मेरे पीछे नहीं आएगा, मुझ पर नजर नहीं रखेगा। आजम शेराजी अभी तक कुछ कह नहीं सके थे। वो उनकी दी हुई आसाइशात छोड़ने की और अपनी जिंदगी खुद से जीने की बात कर रहा था। उसे उनकी दौलत से कोई हिस्सा नहीं चाहिए था, कोई मराद या रकम भी नहीं। उसका मुतालबा बहुत आसान और वाज़िया था, मगर वो खुद उलझ कर रह गए थे, शदीद हैरत और मखमसे में घिर गए थे। और तुम चाहते हो हम इस भोंडे मजाक पर यकीन कर लें? मजाक नहीं है ये, वो संजीदगी से गोया हुआ मसले का हल है। वो अपनी उम्र से ज्यादा गहरा लग रहा था। सोच समझ कर, बहुत मुफाहमत से अपना मुतालबा मनवा रहा था। हम कैसे यकीन करें? मैं पिछले 15 सालों से चुप हूँ, मैं मजीद चुप रह सकता हूँ। वो महज 18 साल का था। उसने अमली जिंदगी में अभी कदम नहीं रखा था। यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए दूसरा महीना था, पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई थी। वो सब कुछ दांव पर लगाकर सिर्फ और सिर्फ उनके तसल्लुत से आजाद होने की बात कर रहा था। राहिम कुर्सी से कमर टकाए सोचों में गर्क हुआ बैठा था। तो क्या इसका घर छोड़ना, एडनबर्ग में जाना और इतने दिनों तक ऐसा रवैया महज एक प्लान का हिस्सा था? वो आजम शेराजी को इस नुक्ते तक लाना चाहता था जहां बैठकर इस मामले को सुलझाकर खत्म किया जा सके। बेयकीनी से नफी में सर हिलाया, बालों में उंगलियां फंसाई। उसकी जहानत से मुतासर हुए बिना ना रह सका। तुम पर यकीन नहीं किया जा सकता, उन्होंने कतई लहजे में कहा। फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, मुझे कत्ल कर दें। दूसरी हर सूरत में तो मैं लाजमी जुबान खोलूंगा, चाहे 1000 पहरे बैठा दें, मुझे कोई खौफ नहीं। हाँ, वो मौत से खौफजदा नहीं था, ये जिंदगी उसके लिए जहन्नुम थी। चंद लम्हों तक वो उन्हें देखता रहा, फिर वो उठकर कमरे में चला गया। अपना बैग पैक उठाया, मफलर, दस्ताने और फुल कोट पहने बाहर आ गया। अब वो आजम शेराजी के सामने खड़ा था। मुतालबा वाज़िया था, मुकम्मल नाम और पहचान दे या फिर बाहर जाने की इजाजत। तीसरी सूरत में वो उन्हें किसी बड़े नुकसान से दोचार करने के लिए तैयार था। आजम शेराजी उसकी आंखों में आग देख सकते थे। इसे जाने दो, उन्होंने गहरी जांचती नजरों से उसे देखते बिला आखिर हैदर से कहा। उसने वहां खड़े खड़े अपना दिल कटता हुआ महसूस किया। दुनिया के हवाले करना आसान था उनके लिए, उन्होंने अपने लिए आसानी चुन ली थी। लॉक खोल दिए गए, रुकावटें हटा दी गई। वो जैसे इसी इंतजार में था। जाने के लिए कदम उठाए, रुक कर मुड़ा कुछ कहने के लिए, फिर इरादा मुलतवी करता दरवाजा अबूर कर गया। साहिब, मेरा नहीं ख्याल इस तरह जाने दिया जाए, हैदर ने कहा। आप कहें तो मैं उसके पीछे जाऊं? छोड़ दो, कुछ दिनों तक धक्के खाएगा तो खुद ही आ जाएगा, उन्होंने संजीदगी से कहा। जिस तरह की आसाइशात उसने देख रखी थी, जिस तरह की शाहाना जिंदगी उसने गुजार रखी थी, उन्हें यकीन था कि 2-4 दिन नहीं गुजारेगा और वापस आ जाएगा। इमारत से निकलकर वो अंधाधुंध भागता रहा, दाएं बाएं बगैर सोचे समझे, अनजान रास्तों पर। फिर वो चलने लगा था। रफ्तार कदरे तेज थी, फिर उसकी रफ्तार में सुस्ती आ गई थी। उसके बाद थके हारे निढाल कदमों की बारी थी। बर्फबारी शदीद थी, ट्रैफिक जैम, लंदन बर्फानी तूफान की जद में था। दुकानें बंद, सब घरों में मुकीद, नाइट लाइफ मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब। वो फिजा में सर्द बर्फीली
हवाओं की रवानी को अपनी हड्डियों में घुसता महसूस कर सकता था। उसके कपड़े गीले थे, मगर इस सर्दी का मुकाबला करने के लिए फिर भी कम थे। चलते चलते वो रुक गया था। अंधेरे में हर जानिब धुंध में कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट्स, स्ट्रीट पोल्स का मुबहम सा गुमान हो रहा था। जिस जगह वो था उससे आगे मध्यम सी रोशनियों में रेलिंग नजर आ रही थी। वो बैग के बोझ से झुकते कंधों के साथ दीवार के साथ पंजों के बल बैठ गया था। आंखें रगड़कर साफ कर डाली, जब्त करने की कोशिश, फिर मफलर को होंठों से नाक के ऊपर तक खींच लिया कि सर्द फिजाएं सांसों पर भारी पड़ रही थी। सामने गैर वाजिया सा बोर्ड था। इस बोर्ड पर आगे झील की निशानदही की गई थी। रास्ते अलग हो गए तो अब क्या? वो काफी देर तक उसी जगह पर, उसी पोजीशन में, इसी तरह भारी कंधों और भारी दिल के साथ बैठा रहा था। उसके बराबर में पार्क की गई गाड़ी मुकम्मल तौर पर बर्फ में ढक चुकी थी। उसका वजूद बकायदा कपकपा रहा था। उसकी आंखों के किनारे सुर्ख और नम हो रहे थे। धुंध में मुबहम रोशनियों के साए में कोई चलता हुआ रेलिंग फलांग कर उस पार खड़ा हो गया था। तवीलुल कामत था, लंबे कोट में पोशीदा सा कुछ दूसरी तरफ खड़ा था। फिर उसने एक छोटा सा पत्थर दूर कहीं बुलंदी से नीचे फेंक दिया था। बाहर में जाओ तुम, एसबेला, चिल्ला कर कहा। फिर कमाल महारत से पोल का सहारा लेते रेलिंग पर पंजों के बल बैठकर चंद लम्हों तक दूसरी तरफ देखता रहा। फिर उसी पोल के ही सहारे खुद को तवाजन में रखता हुआ खड़ा हुआ। पोल्स की रोशनी में उसका सरापा कदरे नुमाया हुआ था। वो राहिम था, उस पर इंकशाफ हुआ। वो वहां उस लम्हे झील में कूदने की तैयारी कर रहा था। उसकी आंखों में एकदम से सख्ती उतर आई। पागल, क्या कर रहा था? वो खड़ा रहा, फिर चीखा कदरे जोर से। उसकी आवाज तेज हवाओं के शोर में दब गई। फिर वो घूमकर पोल क्रॉस करता दूसरी रेलिंग पर आ गया। तुम्हारे दादा ने मुझे फायर कर दिया है, संजीदगी से इतला पहुंचाई तो साबित हुआ उसकी मौजूदगी से गाफिल नहीं था। आधी पेमेंट वो कर चुके थे, आधी बाद में करनी थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं सब खत्म। ऐसे कैसे सब खत्म? फारिस ने कोई जवाब नहीं दिया। हैदर कह रहा है अब मुझे संगीन नताइज के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उसका सर झुका रहा। रोकोगे नहीं? मैं यहाँ से छलांग लगाने का सोच रहा हूँ, इंतहाई संजीदगी से पूछा। मसले उसके चल रहे थे, छलांग उसे लगानी थी। भुएं सुकेर कर नफी में सर हिला दिया। राहिम ने एक तवील गहरी सांस ली। मैं हमेशा बेहिस लोगों में क्यों फंस जाता हूँ? वहीं खड़े खड़े इरादा मुलतवी करता उल्टी कलाबाजी खाते हुए नीचे उतरा और फिर उसके बराबर में जमकर बैठ गया। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम बहुत मुश्किल वक्त में गुजर रहे हो, सो दुआई। एक लम्हे का तवक्कुफ करके लहजे में संजीदगी भरने की कोशिश की। मगर किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी अगर तुम्हें मुक्का दिखाए तो तुम उसे टांग मार दो। फारिस ने गर्दन मोड़कर उसकी शक्ल देखी। किसने कहा? एसबेला ने। वो कौन है? जेम्स के नोवेल में एक जादूगरनी है। वही नोवेल जो रिजेक्ट हुआ? बिल्कुल वही, ठीक रिजेक्ट हुआ। राहिम ने हंसकर उसे देखा। जेम्स को पता चले तो वो तुमसे हफ्ता बात नहीं करेगा। फारिस ने हथेलियां रगड़ते सर उठाया। जहन में कोई ख्याल उजागर हुआ। धुंध छट गई, हवास ताजा हुए। बराबर में राहिम आफाक बैठा था, वही जो आजम शिराजी के लिए काम करता था और जिसकी किसी भी बात पर उसे अब यकीन नहीं करना था। गुस्सा फिर से सवार हुआ तो अपनी जगह से उठ गया। अब कहाँ जा रहे हो? राहिम उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। फारिस ने उसे सख्त पथरीली निगाहों से देखा था। तुम्हारे साहिब के साथ मैं अपने तमाम मामलात खत्म करके आया हूँ, इसलिए उंगली उठाकर वार्निंग दी। तुम और हैदर आइंदा मेरे आस पास भी भटके तो मैं सचमुच में कत्ल कर दूंगा। वाओ! राहिम ने बड़े ही मुतासर कुन अंदाज में उसकी धमकी को सराहा। मजा आ गया। किस फिल्म का सीन है? वो पहले से गुस्से में था। उसकी बातों से मजीद तप गया। जब्त करके कदम उठाता आगे बढ़ा। घर चलो, मौसम ठीक हो जाए तो बेशक फिर कहीं चले जाना। अब अगर तुम इस सर्दी में कहीं मर वर गए तो आजम साहिब से इतनी बड़ी टक्कर लेने का क्या फायदा होगा?
फारिस ने रुक कर उसे खूनख्वार नजरों से उसे देखा। वो जेबों में हाथ डाले उसके पीछे आ रहा था। रुक कर होंठों पर उंगली खींचकर जिप बंद की कि बस अब कुछ नहीं कहेगा। फिर मुअद्दबाना अंदाज में झुककर बाजू फैलाकर गाड़ी की तरफ इशारा किया। योर मैजेस्टी, गेट लॉस्ट। भड़क कर वो वहां से चला गया। वो नजरों से ओझल हुआ तो राहिम की मुस्कुराहट भी सिमट गई। इस कदर शदीद बर्फानी मौसम में वो बाहर कहाँ रात गुजारेगा। जो बात आजम शिराजी ने नहीं सोची थी वो राहिम आफाक सोच रहा था और धुंध में उसके वजूद को मिटते हुए देख रहा था। नाश्ते की मेज पर मामूल की चहल पहल थी। मुलाजिम मुख्तलिफ लवाजमात पेश कर रहे थे। छुरी और कांटों की आवाज डाइनिंग हॉल में गूंज रही थी। पर्दे सिमटे हुए थे। शीशे की दीवारों से सूरज की रोशनी सफेद टाइल्स पर मुनक्कस हो रही थी। लॉन का मंजर भी नुमाया हो रहा था। खूबसूरत और नफीस प्याली में चाय डालकर जमीला दाऊद ने आजम शिराजी को पेश की थी। पेंट कोट में मलबूस हारून शिराजी ऑफिस के लिए मुकम्मल तैयार बैठा था। ताहम सदर कुर्सी पर विराजमान आजम शिराजी हैरत अंगेज तौर पर आज मामूल के हुलिये में थे। उनकी आंखों में फैली हुई सुर्खी रुत जगह की गवाही दे रही थी। हाल ही में वो लंदन से लौटे थे। तब से उन्होंने ऑफिस ज्वाइन नहीं किया था। कुछ खामोश भी थे। हमाद नाश्ता खत्म करके यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया था। कुछ जरूरी अमूर डिस्कस करने के बाद हारून ऑफिस के लिए रवाना हुए तो जमीला उनके पास आ गई। वो लाउंज में अखबार खोले बैठे थे। मेरी फारिस से बात नहीं हो पा रही। उसका फोन भी बंद जा रहा है, राहिम का भी। उन्होंने नजर उठाकर बहू को देखा। वो बहुत फिक्रमंद नजर आ रही थी। यकीनन जानना चाहती थी उसके मामले का क्या बना था, मगर आजम शिराजी ने अभी तक इन्हें तफसीलात से आगाह नहीं किया था। जो बात फारिस वजदान से हुई थी वो उनकी जात तक ही महदूद रह गई थी। वो इस लड़के के फैसले को अभी तक ठीक से समझ नहीं पाए थे। कुछ दिन तक इंतजार कर लो कहकर निगाहें दोबारा अखबार पर जमा ली। कुछ बेकरारी से उंगलियां मरोड़ते उन्होंने लब काट कर आजम शिराजी को देखा। क्या सब ठीक है बाबा? उन्होंने सर नहीं उठाया। अखबार के सफ़े उलट दिए। क्या आपने हारून से बात की थी फारिस के सिलसिले में? वो खुद से कुछ नहीं बता रहे थे तो कुरेदने की कोशिश की। नहीं, लेकिन आप तो कह रहे थे कि बात करेंगे। हमने जरूरी नहीं समझा। जमीला दाऊद फिक्रमंदी से उन्हें देखती रही। कुछ तो हुआ था जिसे वो छुपा रहे थे या फिर जिसकी जद में वो उन्हें बहुत खामोश नजर आ रहे थे। मुमकिन है ये उनका सिर्फ वहम हो। वो उनसे इजाजत लेकर उठकर गई। हैदर को अंदर भेजो। मुलाजिम ऑरेंज जूस का गिलास रखने आया तो आजम शिराजी ने हुक्म सादर किया। चंद ही लम्हों के बाद हैदर हाजिर हुआ था। कुछ जरूरी मामलात डिस्कस करने और कुछ नए अहकाम सादर करने के बाद उन्होंने मामूल की तरह उसे फारिस वजदान का पूछ लिया, बेदहानी और बेख्याली में, जैसा कि वो अमूमन पूछा करते थे। हैदर ने चौंक कर अपने साहिब को देखा। वो भी अपनी जगह लम्हे भर के लिए ठिठके थे। गुज़श्ता कई दिनों से वो इस तरह का सवाल उससे कई बार कर चुके थे। खुद ही फासले का हुक्म दिया था और खुद ही इस्तफसार करने लगे थे। कई सालों का एक मामूल था, यूं अचानक एकदम से खत्म नहीं हो सकता था। मगर हैदर ने देखा था उसके साहिब की भूमि एकदम से सुकड़ गई थी। गालिबन उन्होंने इस तरह उसका ख्याल आने पर खुद को मलामत किया था। क्या वो वापस नहीं आया? नहीं साहिब। आगे को हाथ बांधे हैदर अदब से गोया हुआ। कहाँ है अब? क्राइडन में स्टोर पर जॉब कर रहा है और यूनिवर्सिटी वो नहीं जा रहा, जवाब दिया गया। गैर महसूस अंदाज में उनकी मुट्ठियां सख्ती से भींच गई थी। यह लड़का तो जैसे अपनी जिद पर अड़ गया था। वो जानते थे उसकी जिद कैसे तोड़नी थी और उसे उसकी औकात में वापस कैसे लाना था। हैदर अपने साहिब को देख रहा था और अपने तज्जियों में खुद ही उलझता जा रहा था। शिफ्ट खत्म होने के बाद वो स्टोर से निकलकर करीबी रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा था जब उसने राहिम को रास्ते में लाइट पोल्स के साथ खड़ा देखा। मुकम्मल तौर पर उसे नजरअंदाज करते हुए दाएं तरफ मुड़ गया। अब तो गुस्सा थूक दो, अब तो मैं आजम शिराजी के लिए काम भी नहीं करता।
सुनी अनसुनी किए, जेबों में हाथ डाले चलता रहा। मुझसे जॉब के बारे में पूछने लगा, पे कितनी मिल रही है, जिंदगी कैसी गुजर रही है, वगैरह वगैरह। उसने सामने ही एक रेस्तोरां में जाकर खाने का ऑर्डर दिया और चुपचाप खाता रहा। राहिम सीने पर बाजू बांधे उसे देखे जा रहा था। लिहाज और मरब्बत भी कोई चीज होती है, मेरे पास जाया करने के लिए पैसे नहीं हैं, कहकर प्लेट से सलाद उठाई। राहिम ने लब वाह किए कुछ गुस्से से, फिर वेटर को बुलाकर अपना ऑर्डर दिया। मिसेस ग्रांट तुम्हारा पूछती रहती हैं। खाना पेश कर दिया गया तो खाते हुए कहा। वो चुप रहा, गोया कुछ सुना ही ना हो। राहिम ने बगौर उसके कपड़ों को देखा। उसका सामान अभी तक बगोनिया हाउस में ही था। उसके ब्रांडेड कपड़े, जूते, कोट, जैकेट्स, स्वेटर, घड़ियां। उसने बगौर फारिस की शक्ल देखी। उसकी आंखों में थकान उतरी हुई थी, बाल भी कुछ बिखरे हुए थे। चेहरे पर संजीदगी के साथ साथ एक फिक्र भी नजर आ रही थी। उसने वो बोझ अपने कंधों पर डाल लिया था जिसे उठाने की उसे आदत ना थी। बगोनिया हाउस तुम्हारा अपना घर है, तुम कम अज कम रहाइश पर तो कोई जिद मत करो। बेशक अपने खर्चे के लिए जॉब करते रहो। वो खामोश रहा। सुना है क्राइडन में क्राइम रेट बहुत बढ़ रहा है, चोरियां वहां होती हैं जहां कुछ हो, मेरे पास कुछ नहीं है, कहकर मसरूफियत भरे अंदाज में खाता रहा। मुझे यहाँ का माहौल भी कुछ खास पसंद नहीं। यहाँ वहाँ देखते उसने अपनी फिक्रमंदी का इजहार किया। तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं, इससे मेरा क्या लेना देना। राहिम खुद को उसका भरा भाई तस्वुर करता था। भुएं सुकेरे उसे देखता रहा। पूरे लंदन में तुम्हें जॉब करने के लिए सिर्फ यही इलाका मिला, और तुम्हें भी सर खाने के लिए सिर्फ मैं ही मिला हूँ, सवाल करके लाजवाब किया तो गहरी सांस लेकर उसने मेज पर कोहनियां टकाई। मेरे साथ चलो, बगोनिया हाउस में नहीं रहना तो मिलकर कहीं और इंतजाम कर लेते हैं, जॉब का कोई हल देख लेंगे बाद में। तुम पहले यूनिवर्सिटी। फारिस ने चम्मच रख दिया, कुर्सी की पुष्ट से कमर लगाए बैठ गया। चेहरे पर नागवारी के असरात नुमाया होने लगे। तुम्हें किसने भेजा है? मुझे तुम जैसे अकड़ू और बदतमीज लड़के के पीछे कौन भेज सकता है? एतमेनान से सवाल किया। वही जिन्होंने पहले भेजा था। आई एम इम्प्रेस्ड। तुम्हें तो लगता है तुम्हारे दादा को तुमसे नफरत है, वो मुझे भला क्यों भेजेंगे? नजर रखने के लिए। जरा पता करो कहीं कोई कत्ल के मंसूबे तो नहीं बना रहा, यानी तुम आजम शेराजी को कत्ल कर सकते हो। बिल्कुल, राहिम हंस दिया। कत्ल और तुमसे? हाँ हाँ हाँ, पहले तुम अपनी एलर्जी से तो निमट लो, उसके बाद ही ऐसी सोच रखना। कैट एलर्जी का जिक्र उसे ताने की तरह लगा। ऐसी सख्त नजरों से घूरा कि राहिम ने हंसते हुए हाथ उठाकर शिकस्त तस्लीम कर ली। यकीन कर लो, मैं खुद आया हूँ, मुझे किसी ने नहीं भेजा। क्यों? मुझे लगता है जो हुआ इसमें मेरी गलती थी। अलीजे को फोटोग्राफी के लिए मैंने बुलाया था, अगर वो ना आती तो ये सब ना होता। लहजा जरा सा नरम, गमगीन सा। अगर मैं तुम्हें ना जानता होता तो फौरन यकीन कर लेता। फारिस ने कैन उठाकर लबों से लगा लिया। हालांकि ये हकीकत है, उसने जोर दिया। मैं इस वक्त सच में बहुत सीरियस और तुम्हारी वजह से बेइंतहा गमगीन हूँ। अपना मुंह लटका लिया, दुनिया जहां की मासूमियत चेहरे पर ठहरा ली। तुम ड्योरा मैनिएचर में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। एक्टिंग में काफी स्कोप है तुम्हारे लिए। वो कदरे शरारत से हंसा। थैंक यू सो मच सर, आई विल कंसिडर योर सजेशन। खाने के बाद उसने बाहर का रुख किया तो राहिम जेबों में हाथ डाले उसके पीछे चलता रहा। 15-20 मिनट का सफर पैदल ही तय हुआ। रहायशी इमारत को ऊपर तक देखते उसने हैरत से आंखें फैलाई। तो तुम यहाँ रह रहे हो? चेहरे पर हरास ठहरा लिया। ये तो वही जगह है जहाँ 4 साल पहले एक 18 साल लड़के का कत्ल हुआ था। सस्पेंस की इंतहा करते वो जरा सा खौफ में मुब्तला होकर बोला। सी, आई एम हैविंग गॉसिप्स नाउ। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बहुत ही खौफनाक वाकया था। अभी तक कातिल का सुराग नहीं मिल सका। विलियम तो इस हॉन्टेड बिल्डिंग में वीडियो शूट करने भी आया था। तुम्हें नहीं पता? बिल्कुल नहीं पता। अब अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो क्या मैं जा सकता हूँ? उसने दांत पीस कर पूछा। हाँ हाँ जाओ। आगे से हटकर अपना हाथ दराज किया। फारिस सामने वाली इमारत के अंदर जाने की बजाय दानी जानिब मुड़ गया। उसका कमरा इस इमारत में था ही नहीं।
जिसमें उसने किसी का अभी अभी कत्ल करवा दिया था। बेसाख्ता पेशानी को छूकर उसके पीछे भागा। अब की इंकशाफ करने से पहले अमारत की तसल्ली की, फिर मुंह खोला। इस वाली बिल्डिंग में तो इतने लोग लापता हुए हैं कि पूछो ही मत। फारिस सुनी अनसुनी किए दरवाजा धकेलकर अंदर चला गया। मैंने तो ये भी सुना है कि इसकी जो लिफ्ट है ये कभी कभार ऐसे फ्लोर पर रुक जाती है जहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता, मरा हुआ भी नहीं। नॉनसेंस। फारिस बुरबुराते हुए लिफ्ट में दाखिल हुआ। दरवाजे बराबर होने तक बार बार बटन दबाता रहा कि वो सवार ना हो सके। राहिम इतना खौफनाक इंकशाफ करके किस मुंह से सवार होता, अपनी जान बचाने की एक्टिंग करता, फासले पर रुक गया। ध्यान रहे कहीं तुम्हारा सामना प्रोफेसर मगुनेगल से ना हो जाए, वो भी इस सूरत में जबकि वो बिल्ली बनी हुई हो। साथ ही कहका लगाया और फारिस वजदान बा मुश्किल ही जब्त कर सका था। लिफ्ट के दरवाजे बराबर हो गए थे। आजम शेराजी लंदन आए तो पहली फुर्सत में फारिस से मुतल्लक हैदर से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। 1 महीना होने को था और वो अभी तक वापस नहीं आया था। कोई भी मशकूक सरगर्मी फिलहाल नजर में नहीं आई। ना वो आरजू जहांगीर से मिलने गया था, ना फारूक हबीब से राब्ते की कोशिश की थी। यूनिवर्सिटी में वो अभी भी नहीं जा रहा था। क्या वो लड़का इंतकामन खुद को बर्बाद करने का इरादा रखता है? वो सोच कर रह गए थे। उसके बैंक अकाउंट में हर माह एक रकम ट्रांसफर कर दी जाती थी और अभी तक की जा रही थी। गुज़श्ता 1 माह से इन पैसों को छुआ तक नहीं गया था। फारिस ने सिर्फ घर नहीं छोड़ा था, उनकी दी गई हर आसाइश, उनका पैसा, उनकी हर मराद को खैर बात कह दिया था। उन्हें अंदाजा था वो इस वक्त खासी परेशान कुन जिंदगी गुजार रहा होगा। ना यूनिवर्सिटी से गैर हाजिर ना होता। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं इससे बात करूं? हैदर ने पूछा। नहीं। कुछ सोचकर उन्होंने सर उठाया, फिर उसके जिम्मे एक काम लगा दिया। हैदर कुछ देर तक खड़ा रहा। जहन ने पहला सवाल ही यही किया, आया ऐसा करना दुरुस्त होगा या गलत? मगर वो अपने मालिक के हुक्म कोई सवाल नहीं उठा सकता था। कमरे से बाहर निकलते ही उसने मतलूबा नंबर पर कॉल करके नए हुक्मनामे जारी कर दिए थे। शाम तक फारिस वजदान को स्टोर के ओनर ने नौकरी से निकाल दिया। कमरा भी वापस ले लिया गया। हैदर नई रिपोर्ट का मुंतजिर था, नए हुक्म का भी। गालिबन आजम शेराजी उसे हर हाल में घर लाने का कहेंगे, मगर इसकी नौबत ही ना आई। शाम तक वो शेराजी इंटरप्राइजेस के हेडक्वार्टर्स में उनके ऑफिस के बाहर मौजूद था। बिना अपॉइंटमेंट के अंदर जाने की इजाजत ना थी, मगर उसे फौरी अंदर भेज दिया गया। मैं आपको छोड़ चुका हूँ, आप मुझे क्यों नहीं छोड़ रहे? वो उनके आलीशान ऑफिस रूम में खड़ा था। उन्होंने रिसीवर वापस रख दिया। स्याह ट्राउजर्स पर उसने सुर्ख और स्याह रंग के इम्तजाज का कोट पहना हुआ था। मफलर सुर्ख रंग का था। उन्हीं कैप से झांकते बाल उसकी पेशानी पर बिखरे हुए थे। लब सख्ती बिंचे हुए थे। आंखों से थकावट झलक रही थी। हमने तुम्हें बाहर जाने की सिर्फ इजाजत दी थी, तुम अभी भी हमारी जिम्मेदारी हो। इससे क्या फर्क पड़ता है? उसका लहजा हर तरह के तासुर से आरी था। जज्बात या एहसासात नहीं थे, मुकाबिल एक कारोबारी शख्सियत थी जिसके साथ उसका कोई रिश्ता ना था। बहुत फर्क पड़ता है। अब आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। आजम शेराजी के लबों पर मुबहम सी मुस्कुराहट उभरी। ऑफिस चेयर के साथ पुष्ट टकाते उसे बगौर देखने लगे। मुकर नहीं रहे, एहसास दिला रहे हैं। अभी भी वक्त है, जिद छोड़ दो। उनके लहजे में एक गैर मामूली सी नरमी थी। मैं जिद छोड़ दूं? आप मुझे नहीं छोड़ सकते? इसका सवाल उन पर लम्हे भर के लिए सकूत तारी कर गया। उनके हाथों में एक कलम था। इस कलम को हरकत देते वो उसकी आंखों में देखते रहे। बगोनिया हाउस तुम्हारे नाम पर है, तुम वापस आ सकते हो। रही बात जॉब की, उसके लिए उम्र पड़ी है, फिलहाल पढ़ाई पर तवज्जो दो। उनके लहजे में एक हुक्म था। वो रुक कर उन्हें देखने लगा। क्या भूल गए हैं हमारे दरमियान क्या तय हुआ था? हमारे दरमियान कुछ भी तय नहीं हुआ था। उन्होंने उसकी बात काटी। वो थम गया। पूरे 1 माह बाद उन्हें याद आया कि कुछ भी तय नहीं हुआ था। तुम इस उम्र में नहीं हो कि हमारे साथ कोई डील कर सको। हमने तुम्हें सिर्फ जाने की इजाजत दी थी। जाने की इजाजत? मैंने आपसे अपनी आजादी दी थी, दांत पीस कर कहा। और तुम कैद कब थे? फारिस की मुट्ठियां भींच गई। तनफ्फुस भारी होने लगा। किस चीज की कमी होने दी है हमने?
तुम्हें? नजरों से इशारा किया। तवज्जो उसके हुलिये पर डाली। वो जिस मुश्किल वक्त से गुजर रहा था उसका सबब वो खुद था। तालीम, रहाइश, आसाइशात सब कुछ छोड़कर खुद अपने लिए इम्तिहान बन चुका था। हाथ खाली रह गए थे। फारिस का गुस्सा हवासों पर सवार होने लगा। आप क्या चाहते हैं? आपका गुलाम बन जाऊं या जो मुलाजिम की पहचान आपने मुझे दी है उस पर पूरा उतर कर दिखाऊं? हमने तुमसे ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया। वो चंद लम्हों तक लब भींचे रहे। अब आप मुझे फोर्स कर रहे हैं। मैं ऑफिस से बाहर निकलूंगा और आपके स्टाफ को चीख चीख कर बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। कौन हो? उन्होंने सवालिया आबरू उठाई। इतना जमाद था उनमें, इतनी बेहिसी और बेमरवत। वो जिस तरह बगैर कोई असर लिए जवाब दे रहे थे तो उसका अंदर बाहर आग की लपेट में आ गया। जब्त किए वो कुछ देर तक खड़ा रहा। निगाहें उनके चेहरे से ऑफिस टेबल और फिर नेम प्लेट पर ठहर गई। मेरा मैरून प्लेट पर सुनहरी हरूफ में इंतहाई खूबसूरती से उनका नाम लिखा था। उनकी निगाहें लम्हे भर के लिए साकत हुई थी। नजर उठाकर फिर उन्हें देखा। जब्त की सुर्खी आंखों में ठहरी थी। मुझे आपकी फैमिली में, जायदाद में, खानदानी नाम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। कोई हिंट या लीड मेरी तरफ से नहीं जाएगा। मेरा वादा है, मेरे रास्ते में मत आए। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, वरना नताइज के जिम्मेदार आप खुद होंगे। अपनी बात खत्म करके जाने के लिए मुड़ा। अपना मुस्तकबिल दाव पर लगा रहे हो। मुख्तसर जुमला ये अया करने के लिए काफी था कि वो कुछ नहीं कर सकता। फारिस के कदमों की हरकत थम गई। डोर नॉब पर हाथ ठहर गया। उसकी आंखों में सुर्खी उतर आई। मुड़कर आजम शेराजी को देखा। बर्दाश्त बस यहीं तक थी। मैं सिर्फ जीने की कोशिश कर रहा हूँ। आजम साहिब, क्या आपको नजर नहीं आ रहा? वो दरवाजा खोलकर चला गया था। आजम शेराजी अपनी जगह बैठे रह गए थे।